हेलो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए ताकि यूट्यूब आपको समय पर नोटिफिकेशन भेजे जब भी मैं वीडियो डालूं तो, और आप इसी तरह के अमेजिंग स्टोरीज को मिस न कर पाए। इसके अलावा अगर आपको अंत में वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक तो जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगे। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। वांग किसी तरह हिम्मत करके जब दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने एक बड़ा सा शेर उसकी ओर काफी गुस्से में देख रहा होता है, जिसको देख वह घबराते हुए कहता है, अब ये क्या है। वहीं वह शेर उससे कह रहा होता है, यमराज के दूत यही कहते हो ना, तुम खुद को याद रखना अपने वादे को जो तुमने मुझसे किया था। जो सुन वो इतना घबरा गया होता है कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं बाहर निकलता। हम देखते हैं योंग के पीछे आए हुए सारे बंदे मारे गए होते हैं। अगला सीन इनका होता है जहां पर कुछ लोग बात करते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुमने सुना व्हाइट स्कल स्क्वाड को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस पर कोई दूसरा कहता है, तुमने ये कहाँ से सुना है। तो वह पर्सन बताता है, मैंने खुद ऑफिशियलों के पास गया था और खुद अपनी आंखों से देखा है। जिसको सुन कोई कहता है, अरे वाह, ऐसा लगता है कि हमारे सिटी के गार्ड ने ऐसा किया है। आखिर उन सभी ने उसे कैसे गिरफ्तार किया होगा। तो पहले वाला बंदा बताता है, मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जब वे वहाँ पर पहुँचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। वे नहीं जानते कि ये किसने किया है, लेकिन उनमें से कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। जो सुन एक बंदा कहता है, क्या सच में। आगे वो बंदा बताता है, हाँ सही कहा, बॉस को तो पहचाना भी नहीं जा सकता था। वहाँ पे इतना मैस मच गया था। वो तो शुक्र मनाओ उसके सर पर वो तिलक के कारण वे लोग उसे पहचान पाए। वह पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, उसने थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं किया। साथ ही वहाँ पर दूसरे लोग भी पागल हो गए थे। वे लोग बात कर रहे थे कि उनका बॉस इसलिए पागल हुआ क्योंकि वह रॉक पेपर सीजर में एक राउंड हार गया था। जिस पर कोई दूसरा कहता है, आखिर कोई कैसे पागल हो सकता है रॉक पेपर सीजर में एक राउंड हारने से। क्या ये सभी एक साथ पागल हो गए थे या फिर ये बस उनका कर्मा था। उन्होंने मिस्टर नैम को मार दिया था जिसके कारण। तो वो पहले वाला बंदा कहता है, यह कर्मा हो या फिर जो भी हो, उनके साथ सही हुआ है। वहीं उन सभी की बातों को सुनने के बाद बुढ़िया कहती है, क्या तुमको लगता है यह वही होगा। यारी बताती है, हाँ मैंने आपको बोला तो था। क्या आप मेरे साथ शर्त लगाएंगे। आप मेरे साथ शर्त लगा लीजिए, यह वही था। तो बुढ़िया कहती है, ठीक है उसे आने दो, उसके जैसा मक्खी कैसे गोबर को पार कर सकता है। जिस पर एरी कहती है, योंग कोई मक्खी नहीं है। उतने में ही योंग वहाँ पर आते हुए कहता है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। एरी बताती है, अरे नहीं कुछ भी नहीं, मुझे बताओ क्या तुमने सभी इंग्रेडिएंट को ला लिया है। वो बताता है, हाँ मैंने सभी को ले आया है। जबकि बुढ़िया उससे कहती है, ओए असिस्टेंट योंग। योंग कहता है, हाँ बोलिए। तो वो उससे पूछती है, मैंने कभी भी रॉक पेपर सीजर में तुमसे बदतर नहीं देखा है। मुझे बताओ क्या तुमने पहले कभी एक राउंड को भी जीता है। तो वो काफी खुश होते हुए कहता है, रॉक पेपर सीजर, हाँ बेशक मैंने जीता है। जो सुन बुढ़िया गुस्सा होते हुए उससे बोलती है, गधे मैं जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने कभी भी इंसानों के साथ जीता है, सही बताना। योंग बताता है, हाँ मैं इंसानों की ही बात कर रहा हूँ, मैंने हाल ही में 2 बार जीता है। आगे हम कहीं पर देखते हैं कोई बोल रहा होता है, एक बार सुंग सिम नामक एक बहुत ही फेमस जादूगर था। सेलेस्टियल मेड में उसकी सुपर नेचुरल पावर इतनी वेल नोन थी कि दूसरे टाउन के लोग भी, यहाँ तक कि कैसल के लोग भी उसके पास आते थे। लेकिन वह कम उम्र में ही मर गई। पर वह अपनी बेटी को लेकर काफी चिंता में थी, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि प्लीज उसे नॉर्मल जीवन जीने देना। मैं नहीं चाहती हूँ कि वह मेरी तरह जिए। लेकिन उसके साथ ही पावर से ऑब्सेस्ड थे, जिसके कारण उन्होंने उसकी आखिरी इच्छा का पालन नहीं किया। क्योंकि बेबी सेलेस्टियल मेड सुंगसिम से अपने सुपरनेचुरल पावर को इनहेरिट किया था। एक बार अफवाहें आई थी कि उस बच्चे के बारे में उनके करीबी साथियों ने खबरें हर जगह फैला दी ताकि कि उसके पास और भी विश्वासी कट्टर आ सके। वही कैसल का लॉर्ड जो कट्टरपंथियों की बढ़ती संख्या से अभिभूत थे, उन्होंने सभी रिलेटेड एक्टिविटी को रोक दिया और अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जाने का ऑर्डर दिया। पर जब बिलीवरों ने विरोध किया तो उसने फोर्स का इस्तेमाल किया और 8 दिन की भयानक लड़ाई के बाद विरोध करने वाले को दबा दिया गया। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने मंदिर में आग लगा दी और खुद को जला दिया उस सेलेस्टियल बेबी के साथ, जो कि अभी तक चलना भी नहीं सीखी थी। इसी के साथ हम अभी का सीन देखते हैं जहां एरी का ध्यान किसी और जाता है तो वह उसे देखते हुए कहती है, आखिर ये बच्चा यहाँ
पर क्या कर रही है? इतना बोलकर वह खाने को परोसना छोड़कर उस ओर जाने लगती है। उतने में ही उससे कोई कहता है, अरे यार, तुम किस बच्चे के बारे में बात कर रही हो? यहाँ पर तो हमारे सिवाय और कोई भी नहीं है। इतना बोलकर वह खाना खा रहे बंदे वहाँ से जाते हुए कहते हैं, चलो चलते हैं, मैं अब और नहीं पीना चाहता। उसने मुझे काफी अनकंफर्टेबल महसूस कराया है। बाहर बैठा योंग भी उन सभी को इस तरह जाता हुआ देख हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जब बुढ़िया बाहर आकर देखती है तो वे लोग ऐसे ही खाने को छोड़कर वहाँ से चले गए होते हैं, जिसको देख वे कहती है, अरे यार, वो लोग ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने तो डम्पलिंग को भी नहीं खाया, उन्होंने तो डम्पलिंग को छुआ भी नहीं। आखिर यहाँ पर हुआ क्या? आगे वो एरी से पूछती है, एरी, क्या तुमने इस डम्पलिंग को परोसा था? वे इस तरह ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? क्या उनके साथ कुछ हुआ है? तो एरी बाहर आते हुए कहती है, एक बच्चा। जिसको सुन बुढ़िया काफी ही जोरों से घबराते हुए कहती है, क्या एक बच्चा? वो कहाँ पर है? जो देख एरी उसे बताती है, अरे माँ, तुम कर क्या रही हो? वो उन कस्टमरों के साथ ही चली गई। तो बुढ़िया उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुमसे क्या कहा था, किचन में ही रहना? फिर तुम खाने को परोसने के लिए बाहर क्यों आई थी? एरी बताती है, डम्पलिंग तैयार हो गया था, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थी और ना ही योंग यहाँ पर था, इसीलिए मैं बाहर आई थी। तभी योंग भी बाहर से आकर उन सभी प्लेटों को साफ करने के बाद एरी को दे देता है। वहीं बुढ़िया दोबारा अपने पेट को पकड़ते हुए बाथरूम की ओर जाते हुए कहता है, अरे यार, फिर से? जबकि एरी उस प्लेट को लेने के बाद उस ओर देखती है तो वह चौंकते हुए कहती है, हाँ, इनमें से डम्पलिंग कहाँ गई? क्या उन्होंने खत्म कर दिया था? दूसरी तरफ योंग चुपचाप ही वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हुए बात कर रहे होते हैं, अरे यार, मैं थक गया हूँ, चलो कुछ पीते हैं। तो योंग उन सभी का वेलकम करता है। वे लोग उससे कहते हैं, सबसे पहले हमारे लिए कुछ पीने के लिए और जो जल्दी बन जाए खाना वो लेकर आइए। जिसके कुछ देर बाद उन सभी का खाना आ जाता है। आगे वे लोग खाते हुए बात कर रहे होते हैं, क्या तुम लोगों ने होंग के मैनर के बारे में सुना है? जिसके रिप्लाई में एक बंदा कहता है, हाँ, वो तो भूतिया महल है, सही कहा ना? तो वो बंदा कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। वही तीसरा बंदा ऑर्डर देते हुए कह रहा होता है, प्लीज हमारे लिए एक और बोतल लाइए। तो योंग उन सभी के लिए एक और बोतल लेने के लिए चला जाता है। जबकि वे बंदे अभी भी बात कर रहे होते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि उस भूतिया महल में ग्रेट होंग का भूत रहता है, जो कि वहाँ पर मरा था। मुझे समझ नहीं आता उसके जैसा एक ऐसा आदमी जो अपना पूरा जीवन बाल ब्रह्मचारी में गुजार दिया, वो कैसे एक पोलिटिजिस्ट बन सकता है और अपने घर को ऐसे भूतिया महल में बदल सकता है। मैंने सुना था कि उसकी मौत दिल का दौरा या फिर किसी कारण से अचानक ही हो गई थी, यहाँ तक कि उसे अपनी अंतिम वसीयत को भी छोड़ने का मौका नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके घर में कुछ ऐसा हो जो उसके लिए बहुत खास होगा, कुछ ऐसा जो ग्रेट होंग के लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखता हो? कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक खजाना है और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी सीक्रेट बुक है जो उसकी सभी मार्शल आर्ट टेक्निकों को सीक्रेटली कंटेन किए हुए है, जो शायद अभी भी वहीं पर छुपा हुआ है। हर किसी हिम्मत वाले लोग को वहाँ पर जाना चाहिए और इसकी तलाश करनी चाहिए। जिसको सुन एक पर्सन कहता है, क्या हिम्मत वाले लोग? तुमने सुना नहीं है उन फेमस सेमंस के बारे में जो कि वहाँ पर भूत भगाने के लिए गया था, पर खुद ही वहाँ से मौत के डर के कारण भाग आए? शायद होंग की भूत डिग्निफाइड और पॉलिटिजिस्ट बनने के बाद बहुत ही अधिक पावरफुल हो गया है। वह चमत्कारी शक्तियों के साथ इविल घोस्ट की तरह है। वेल, मुझे लगता है कि वह अपने वारिस का इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए वह लोगों का टेस्ट ले रहा है ताकि वह उनमें से सबसे बेस्ट को ढूंढ सके। वैसे भी मैंने सुना है जो भी वहाँ पर एक बार गया है वह बस अपने डायपर में ही बाहर आया है। तो दूसरा कोई कहता है, क्या तुम्हें सच में उस पर यकीन है? पर जो भी हो, मैं यह चाहता हूँ कि यह जल्दी खत्म हो जाए। मैं हर बार हवेली के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाना चाहता। इसी के साथ वे सभी खाना खत्म करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो जिन्हो उन सभी को बाय बोलते हुए कहता है, शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। अगला सीन रात का होता है जहाँ पर बुढ़िया सोने के लिए जाते हुए कह रही होती है, मैं पहले जाती हूँ, तुम दोनों बाकी कामों को खत्म कर देना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो एरी उसे कहती है, प्लीज अपना ध्यान रखना माँ। आगे वह योंग से कहती है, हे गोंग योंग, क्या तुम जानते हो वह मैनर कहाँ पर है? तो योंग कहता है, क्या आखिर तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो? यह सच में बहुत दूर है और रास्ता भी बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई एक दिन में पहुँच सकता है। जो सुन एरी उसे लालच देते हुए कहती है, पूरे एक डम्पलिंग से भरा हुआ प्लेट। जिसको सुनते ही हम उसे थोड़ी देर बाद हम उसे हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जहाँ वह कह रहा होता है, मैं एक दिन में कहीं भी पहुँच सकता हूँ। मैं पहले वहाँ कभी तो नहीं गया हूँ, लेकिन जब मैं घूम रहा था तो मैंने एक बार उसे देखा था। वहाँ मैनर के आसपास हमेशा कोहरा रहता है, इसीलिए वहाँ रहने वाले लोग उसके आसपास नहीं जाते हैं ताकि वे खो ना जाए। हैरी जिसको सुन उससे कहती है, प्लीज चुप रहो, मैं तुम्हें एक और प्लेट दे दूंगी, मैं यहाँ कुछ सोचने की कोशिश कर रही हूँ। जो सुन योंग उससे कहता है, ठीक है ठीक है, अभी से मैं जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाता अपने मुंह पर ताला
मार लेता हूँ। और फिर वो दोनों एक जगह पर पहुंचने के बाद यंग उसे आगे की ओर दिखाते हुए कहता है वह जगह वहां पर है मैम, उस फॉगी जंगल के अंदर। जिसको देख एरी कहती है सच में उस जगह के आसपास काफी कोहरा है। वो लोग इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी ओर काफी स्पीड में एक एरो आता है, जिससे कि यंग एरी को बचाते हुए काफी गुस्सा हो जाता है। जो देख वह एरो फेंकने वाला बंदा भी काफी डर जाता है। तो यंग उससे कहता है यह काफी खतरनाक था मिस्टर, तुमको अपने टारगेट को तब तक शूट नहीं करना चाहिए जब तक कि तुम कंफर्म नहीं हो जाते वहां पर है कौन। जिस पर वो बंदा उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद कहता है मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि वहां पर कोई हिरन है। तो यंग उसे वापस एरो को देते हुए कहता है चलो ठीक है। वो बंदा जिसके लिए उसे शुक्रिया बोलता है। तो यंग वहां से पलटकर वापस उस फॉग के अंदर जाने लगता है तो वह बंदा उसे रोकते हुए कहता है हे रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, वहां पर भूतिया हवेली है। जिस पर यंग उससे कहता है हाँ हमें पता है। वो बंदा जिसको सुन कहता है क्या तुम्हें पहले से पता है, तो फिर तुम वहां पर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि भूते इतना आसान होता है? पर वे लोग उसकी बात को नहीं सुनते और आगे जाते हुए यंग कहता है मुझे जलन हो रही है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भूत को देखूं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी भूत को देख पाऊं ताकि मैं अपने मास्टर को दोबारा देख सकता हूँ। पर अगर मैं सही हूँ तो मेरे मास्टर अपने दुश्मनों को मरने के बाद तो चले गए होंगे। अरे यार मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। जबकि एरी उसे पीछे से देखते हुए स्माइल कर रही होती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम कहीं पर देखते हैं जहाँ पर कोई बोल रहा होता है क्या बात कर रहे हो, उसने बस अपने नंगे हाथों से ही उस तीर को पकड़ लिया। तो वह एरो वाला बंदा कहता है हाँ मैंने उस लड़के पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि वे हंग के मैनर में खजाने को ढूंढने के लिए जा रहा है। वह स्किलफुल आदमी है जिसके पास हिम्मत है मैनर में जाने के लिए। जो सुन उन सभी का लीडर कहता है आखिर वे किस तरह के डाकू हैं? हम मैनर पर फिर से हमला करने वाले हैं, हम किसी और को इसे हमसे नहीं लेने दे सकते। चलो बच्चों अपनी सम्मान को प्राप्त करते हैं। और उसके साथ ही उस पर ना ध्यान देते हुए ऐसा दिखाते हैं कि मानो यहाँ पर कोई कौवा कौ कौ कर रहा हो, जिसके चलते वहाँ पर एक खामोशी सी छा जाती है। साथ ही वे लोग कह रहे होते हैं यह पहाड़ी कौवा यहाँ पर कहाँ से आ गया? तो दूसरा कहता है हाँ तुमने सही कहा, यह काफी तेज आवाज था। तभी एक पर्सन कहता है अगर वह आदमी उस मैनर के अंदर जाना ही चाहता है तो हम उसे जाने क्यों नहीं देते, भले ही वह कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। जैसा कि हमने अनुभव किया है वह भूतों के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, वह जरूर वहाँ से डर के मारे अपने डायपर को गीला करके बाहर निकलेगा। जो सुन दूसरा कोई कहता है अरे यार मैं भी यही सोच रहा था। तीसरा भी कहता है मैं भी। तो उन सब का लीडर कहता है क्या तुम लोग यही चाहते हो? तो पीछे खड़ा एक पर्सन कहता है हाँ चलिए हम अपनी प्लानिंग पर बात करते हैं, आप यहाँ पर आकर वापस बैठ जाइए। वो लीडर जिसको सुन थोड़ी देर पूरी गंभीरता के साथ सोचने के बाद कहता है चलो ठीक है पहले मुझे अपने डायपर को बदल कर आने दो। तो उसके पीछे उसके सभी साथी भी कहते हैं हाँ ठीक है चलिए हम सब एक साथ मिलकर इसे बदलते हैं, और कोई बाहर जाकर देखो कि डायपर अभी तक सूखे या नहीं। अरे यार कैसे कैसे डाकू भी आजकल होने लगे हैं। खैर वापस हम उस मैनर को देखते हैं जिसके सामने एरी आती हुई कहती है तो यही वो मैनर है। इतना बोलकर वह आगे चली जाती है, जबकि योंग अभी भी उस पर लिखे गए होंग का मैनर को पढ़ ही रहा होता है। तभी एरी आगे जाते हुए कहती है यदि भूत ने सच में किसी को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया है तो यह ठीक ही होना चाहिए, लेकिन अगर यह किसी को मार दिया होता तो यह काफी खतरनाक होता। जो सुन योंग उसके पीछे जा ही रहा होता है, तभी ऊपर से बोर्ड उसके ऊपर अचानक से ही गिरता है, जिससे कि वह किसी तरह बाल बाल बचता है। हम देखते हैं वह मैनर इसी के साथ पूरी तरह ढह जाता है, जिसके कारण एरी और योंग दोनों ही अलग हो जाते हैं। योंग उस जगह को देखते हुए कहता है क्या यह अभी मुझे मारने की कोशिश थी? तो कोई धुएं के बीच से कहता है इसी तरह बहुत अधिक वायलेंट होते हैं। जो देख योंग उसके पीछे जाते हुए कहता है मेरे लिए रुको एरी। उतने में ही दोबारा उसके ऊपर की सीलिंग टूटता हुआ उस पर गिरने लगता है, तो वह दोबारा उस मेंशन से बाहर आकर बाल बाल बचता है। और जब वह उसे देख ही रहा होता है तभी दोबारा उसे धुएं के बीच से एक आवाज सुनाई देती है अगर तुम उससे पर्सनली मिलते हो तो। योंग उस ओर देखते हुए कहता है एरी तुम कहाँ पर हो? पर उसे उस धुएं के बीच कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो वह चारों तरफ आवाज लगाते हुए कहने लगा होता है मेरे साथ मजाक मत करो, तुम कहाँ पर हो एरी? लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। लेकिन दोबारा एक लकड़ी का टुकड़ा उस पर आकर गिरने ही वाला होता है तो वह उससे बचता हुआ दोबारा एरी को ढूंढने
ढूंढने लगता है और एक जगह पर पहुंचकर कहता है, आखिरकार तुम कहां पर चली गई हो। वही लगातार उस पर अटैक हुए जा रहा होता है, जिससे कि वह बड़ी ही आसानी से बचे जा रहा था, पर वह जगह टूटना बंद कर ही नहीं रहा होता है और अंत में पूरी तरह से ढह जाता है। जबकि योंग उसके ऊपर बैठा हुआ कह रहा होता है, यह बद से बदतर होता जा रहा है। तभी उसे अपने पीछे धुएं की एक बवंडर जैसा दिखता है और फिर वह आकार लेता हुआ दो बड़ी बड़ी आंखों में बदलने लगता है। योंग जिसको देख कहता है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम मैनर के अंदर एक होल को देखते हैं, जहाँ से एरी एक बक्से को बाहर निकालते हुए हाँप रही होती है। वह किसी तरह उसे बाहर निकालने के बाद खुद भी बाहर आती है और उस बक्से को लेकर आगे की ओर ग्रीट करते हुए कहती है, तो आप चाहते हैं कि मैं इसे रखूं? तो ठीक है, मैं आपके लिए इसे रख लूंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इसका अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। इतना बोलकर वह वहाँ से जा ही रही होती है। तभी उसे अपने बगल में कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं घर के बाहर से काफी बड़ा खतरनाक हमला होता है, जिसके कारण वहाँ की दीवारें पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, जिससे करने वाला कोई और नहीं होता है, योंग ही होता है। वह उस जगह में एंटर करते हुए कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इतना बोलकर वह अपने आगे देखता है तो हैरी के साथ धुएं से बना हुआ एक भूत होता है, जिसको देख वह भी शौक होता है, पर वह भूत उसे देखते ही तुरंत ही डिसअपीयर होने लगता है। वहीं योंग को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है, तो वह अपनी आंखों को साफ करते हुए दोबारा देखता है और एरी से घबराते हुए कहता है, क्या अभी अभी वहाँ पर कोई था? तो वो बताती है, हाँ, वह होंग का भूत था, लेकिन अब वह चला गया है और अब वह कभी भी वापस नहीं आएगा। जो सुन योंग भी उसे देखते हुए कहता है, तो वह सच में एक भूत था। यह कितनी सरप्राइज की बात है, मेरे जैसे नॉर्मल लोग भी उसे देख सकते हैं। हैरी तो उसकी नॉर्मल वाली बात को सुन उसकी ओर देख एकदम से ही खामोशी हो जाती है और उससे कहती है, वेल, यह तुम्हारे नॉर्मलिटी से कोई लेना देना नहीं रखती है। उसने कहा कि तुम बहुत डरावने हो। तो यंग कहता है, क्या उसने ऐसा कहा? पर क्यों? तो एरी वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, बस उसने ऐसा कहा। उसके जाने के बाद यहाँ की तो कोहरा पूरी तरह से साफ हो गया है। साथ ही वो अपने आगे देखती हुई कहती है, अब मुझे पता चल रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोला था, वह सच में डरा हुआ था। तो योंग कहता है, मैंने बस उसे छुआ और बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय होने लगे, प्लीज मुझे माफ कर देना। आगे हम उन दोनों को खुली चांदनी के बीच आसमान में देखते हैं, जहाँ योंग एरी से कह रहा होता है, क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एरी बताती है, सभी भूत लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लोग तो बस बातें ही बनाते रहते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम तो जानते ही हो, कभी कभी भूत केवल लोगों को डराना चाहते हैं, वही लोग शब्दों को घुमा फिरा कर इसे पेश करते हैं, बिल्कुल अभी की तरह। जिस पर योंग कहता है, क्या सच में बस वे डराना चाहते हैं? तो एरी कहती है, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहती है, इसीलिए सबसे शक्तिशाली भूत भी मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस पर योंग कहता है, क्या तुम ऑनर की बात कर रही हो? एरी बताती है, नहीं, उसने मुझे बड़ा किया है, मैं तो अपनी जन्म देने वाली माँ की बात कर रही हूँ। ओह, तो इसकी माँ भूत के रूप में इसके साथ रहती है, क्या बात है। योंग उसकी बातों को सुन पहले तो कुछ भी नहीं बोलता। एरी आगे बताती है, मैंने सुना है कि वह बहुत बड़ी जादूगर थी, वह तब से मेरे साथ रहती है जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन वह एक माँ से अधिक गार्डियन की तरह मुझे महसूस कराती है। ओह, तो पहले जो बात हो रही थी छोटी लड़की के बारे में, वह छोटी लड़की यही एरी है। काफी बड़ा ट्विस्ट था। लेकिन माँ ने मुझे बताया था कि उसने तुमसे कहा था कि वह मेरी अपनी माँ नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है? तो जिनको घबराते हुए कहता है, हाँ, उसने बताया तो था। इतना बोलते हुए वह उसी समय को याद करने लगता है जहाँ पर उसे वह ओनर बता रही होती है, तुमने शायद नोटिस किया होगा, वह मेरी अपनी बेटी नहीं है। जिस पर योंग कहता है, तो क्या वो आपकी ग्रैंड डॉटर है? मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि आपकी उम्र क्या होगी। जो सुन वह बुढ़िया जो कि अभी जवान होती है, वह काफी गुस्से में उसके सर में चॉपस्टिक को मारते हुए कहती है, सच तो यह है कि हमारी उम्र में बस थोड़ा सा ही अंतर है, हम दोनों बस बहनें हैं, लेकिन हमें इस दुनिया में बहनों के रूप में रहने से डर लगता है, इसीलिए हम दोनों माँ बेटी होने का नाटक कर रहे हैं। इसीलिए मेरी बड़ी बहन हैरी वह मेरी बेटी बनने का फैसला किया है। ये सब उसे वह काफी खतरनाक स्टाइल में बोल रही होती है। योंग उसे याद करता हुआ कहता है, यह बहुत डरावना कहानी है, मैं थैंक्सफुल हूँ कि तुम उसकी बहन नहीं हो। हैरी उसे इस तरह देख कहती है, ठीक है, अब तुम कब तक यहीं पर खड़े रहोगे? माँ को जागने से पहले हमें डम्पलिंग बनाना होगा। जो सुन योंग वहाँ से काफी स्पीड में जाते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जिसके थोड़ी देर बाद जब वह इनमें दोबारा आ जाते हैं तो वे लोग उस बक्से को देखते हुए कहते हैं, क्या इसमें कोई खजाना होगा? कुछ आर्टिशियनों ने इसे बनाया था, पर उन्होंने इसके चाबी को खो दिया है, तो तुम कभी नहीं पता लगा पाओगे कि इसके अंदर क्या है। तो योंग कहता है, क्या हमें किसी चाबी वाले के पास
जाना चाहिए। जिस पर एरी कहती है क्या यह ठीक रहेगा। उसने कहा था कि बिना किसी को पता चले इसे होम के मैनर से दूर ले जाओ। साथ ही उसने बताया था कि इसे वहाँ बंद करना जहाँ इसे कोई भी देख ना सके, यह सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर यह खो जाता है या फिर किसी को यह मिल जाता है तो यह तब तक ठीक रहेगा जब तक कि वे नहीं जानते हैं कि यह कहाँ से आया है। ये सब बोलकर वह वहाँ से जा ही रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे यार ये तो खुल गया। खलिहान की चाबी तो लगता है बिल्कुल इसी के लिए बना था। यहाँ पर तो खजाने नहीं है बल्कि ढेर सारी किताबें हैं। अरे यार उसे देखने से तो नहीं लगता कि वह चाबी से खुला है। क्या ये सारे सीक्रेट मार्शल आर्ट स्किल के बुक हैं जो एक आदमी और एक औरत एक साथ मिलकर करते हैं। वही एरी उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है पीछे से, पर वह उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए अभी भी बुक के अंदर घुसा हुआ था। जो देख एरी उसके पास आकर उसके सर पर काफी जोरदार मारते हुए उसकी ओर काफी डरावनी लुक दे रही होती है, जिसके कारण वह पीछे मुड़ता हुआ अपने चेहरे को पूरी शर्म के मारे लाल करते हुए उससे कहता है, एरी तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो एरी उससे कहती है अपने चेहरे को वापस नॉर्मल करो जैसे कि वह पहले था। अरे यार क्या था उस बुक में। उन सारी किताबों को वहीं पर रखो और मेरे पीछे आओ, मैं उन्हें छूना भी नहीं चाहती। तो योंग उन सारी किताबों को संभालते हुए कहता है, एरी क्या तुम भी मार्शल आर्ट सीखना चाहती हो। जो सुन एरी दोबारा गुस्सा करते हुए कहती है, क्या मार्शल आर्ट उन अश्लील तस्वीरों से। बेवकूफ कहीं के तुम सोच क्या रहे हो। तो योंग उसके पीछे आते हुए कहता है, क्या अश्लील तस्वीरें और वो क्या होती है। एरी जिसको सुन कहती है, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें समझाने वाली नहीं हूँ। इस पर योंग कहता है, मैंने इस किताबों में कोई भी स्वॉर्डमैनशिप नहीं देखी, तो फिर यह सीक्रेट टेक्निक कैसे है। इतना बोलते हुए वह एक बुक को नीचे गिरा देता है, पर वह उस पर बिना ध्यान दिए आगे चला जाता है। उसी समय बुढ़िया बाथरूम से बाहर निकलती है। बाहर निकलते हुए कह रही होती है, रात तेरी की मैंने आज क्या खा लिया था, आज का पूरा दिन मेरा खराब हो गया। इसी के साथ उसका ध्यान उस गिरे हुए बुक पर जाती है, जिसको वह लेते हुए कहती है, आखिरकार यह किताब किस तरह की है। दूसरी तरफ हम योंग और एरी को देखते हैं जो कि उन सारी किताबों को जला रहा होता है। बेवकूफ कहीं का संत की तरह जाने जाने वाला वह आदमी बस अपनी एक गलती के कारण भूत बन के रह गया। अगर सही से सोचो तो उसके जैसे रेपुटेशन वाला आदमी जरूर यह किताब किसी दूसरे आदमी से खरीदा होगा बिना यह जाने कि यह किस तरह की थी, फिर दूसरों के द्वारा पकड़े जाने के डर से उन्हें सील कर दिया। वहीं योंग चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था और एरी से कहता है, मैंने उसमें कुछ भी नहीं देखा है, पर उन किताबों का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया था। वे काफी पुरानी थी। जो सुन एरी उसे पीटते हुए कहती है, बकवास करना बंद करो, कमीने कहीं के। सभी आदमी एक जैसे ही होते हैं, जिंदा या मरा हुआ, वे चाहे पास्ट में ही हो या फिर प्रेजेंट में, सब एक जैसे होते हैं, वे लोग कभी नहीं बदलेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुन भूत हुआंग भी शर्मा गया होता है। आगे हम अगला दिन को देखते हैं जहाँ योंग रात भर जागने के कारण उबासियां ले रहा होता है। तभी उसके पीछे से कोई आते हुए कहती है, लगता है कि तुम अपनी पूरी मुंह ही फाड़ लोगे। उसे देख योंग कहता है, क्या आप आज सुबह सुबह शहर जा रही हैं मिसेज इस। वो बताती है, तुमने सही कहा लड़के, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। योंग कहता है, क्या सच में। वो उसे बताती है, मैंने कल रात को एक किताब उठाई थी किचन से, किसी तरह के भविष्यवाणी की किताब। उसमें विस्तार से दिखाया गया था तस्वीरों के साथ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। योंग उसकी बातों को सुन कहता है, क्या सच में। तो वो कहती है, चुपचाप अपना काम करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम कहीं दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर मरे हुए लाशों को देख कोई बोल रहा होता है, यह बस एक आदमी का काम है। ग्रेट वैल्यूर क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जिससे कि सभी डरते थे। सोहंग द रॉसी चिकेट स्वॉर्ड डेविल, वह जब 15 साल का था तभी उसे यह निकनेम मिला था। मुझे भी नहीं पता है कि वह क्या करता है उन लोगों के साथ जिसके अगेंस्ट उसका ग्रज होता है। वैसे भी मैं क्या कोई भी नहीं जानता है कि वो मरे हुए लोगों के साथ क्या करता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर उसने 10 महानतम मार्शल आर्टिस्ट में से एक मास्टर लिम की हत्या कर दी थी, बस सिंगल स्टैब में, बिना किसी को जाने, जिसने की पूरी दुनिया को कंफ्यूजन में डाल दिया, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई मास्टर लिम को भी मार सकता है। अभी तक कोई भी नहीं जान पाया है कि उसे किसने मारा और क्यों मारा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उसे इसलिए मारा गया था क्योंकि वह बहुत फेमस था, पर मुझे पूरा यकीन है कि उसके जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसी तरह मारा गया है। इसी तरह वह बोलते बोलते एक जगह पर रुक जाता है और काफी सीरियस होकर अपने आगे देखता हुआ सोचता है, सोहम वह कोई ऐसा है जो तब तक तुम्हारी पोजीशन को होल्ड करके रखेगा जब तक कि तुम उसके जोन में नहीं आ जाते। इसी के साथ वह अपने आगे देख ही रहा होता है, तभी जमीन के अंदर से 2 बंदे काफी स्पीड में अपने सर को बाहर निकालता है, लेकिन उसके कुछ सोचने से पहले ही वह बंदा एक बंदे को तो बीच से ही काट डालता है, जबकि दूसरे को कंधे से काटता हुआ
एक ही झटके में मार डालता है। उसे ऐसा करता हुआ देख वहाँ पर और भी कई सारे बंदे आने लगे हुए होते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह बंदा वहाँ पर आए हुए अभी सारे बंदों को देखता हुआ काफी सीरियस होता है और उन सभी बंदों से कहता है, क्या तुमको नहीं लगता है कि तुम लोग गलत आदमी के पास आ गए हो? जिस पर आगे से रिप्लाई आता है, नहीं, हम ग्रेट वैलियर क्लैन के असासिन्स हैं। हम पिछले 3 सालों से तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं, इसीलिए हाँ, तुम वही हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। जो सुन वो बंदा उन सभी से कहता है, ओह अच्छा, पर मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे दुश्मन और भी बचे हुए हैं तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाता। उसको इस तरह देख एक बंदा कहता है, सावधान हो जाओ, वह अंधेरे स्किल का उपयोग कर रहा है। जब तुमने हम पर अटैक किया तो हम अपने मिशन के कारण दूर थे, पर अब तुम नहीं बचने वाले। इसी के साथ वह सभी उस पर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। वही वह बंदा अपने शॉट को बाहर निकालते हुए कहता है, डार्क स्किल्स। उसी समय उसके पीछे से कुछ बंदे काफी स्पीड में अपने चेन के साथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वह बंदा बस अपने एक शॉट को घुमाता है और एक ही बार में वहाँ के सारे चीज को तबाह कर देता है। हम देखते हैं वह स्ट्राइक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर आ रहे सभी बंदों के साथ साथ आसपास के सभी पेड़ कटकर नीचे गिर गए होते हैं। जिसको देख असासिनों का लीडर कहता है, यह तो डार्क स्किल नहीं है, पर फिर भी यह इतना तेज था कि मैं इसे देख भी नहीं पाया। दूसरी तरफ वह बंदा दोबारा अपने शॉट को रखते हुए उससे कहता है, मुझे बताओ क्या और भी बचे हुए हैं? आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वह बंदा अपने रास्ते पर दोबारा चल दिया होता है। अगले सीन में हम दूर कहीं एक घर को देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी लकड़ियों को काट रहा होता है। तभी दरवाजे पर वही बंदा आता है तो वह बूढ़ा आदमी उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा खाना रेडी कर देता हूँ। पर जब वह बंदा उसके पास से गुजरता है तो वह बूढ़ा आदमी उसके पास से आ रहे गंध को महसूस कर कहता है, मुझे फिर से ब्लड की गंध आ रही है, तुम कब तक लोगों को इसी तरह मारना जारी रखोगे? जो सुन वह बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या आप एक ही सवाल को बार बार पूछ कर थकते नहीं हैं? तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, प्लीज लोगों को मारना बंद करो, तुम्हारे मरे हुए माता पिता भी यही चाहेंगे, और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जियो, यही तो जिंदगी होती है। जिंदगी बस हमें एक बार मिलती है। साथ ही उन लोगों से भी मिलना बंद करो, वे तुम्हारी मदद करने के नाम पर सीमा को पार कर रहे हैं। उस बूढ़े की इतनी सारी बातों को सुन वह बंदा कहता है, अगर यह उनके लिए नहीं होता तो मैं यह कभी भी शुरू नहीं करता। इसके अलावा अगर कोई दूसरा इस तरह का बात मुझसे किया होता तो उसका सर अभी तक धड़ से अलग हो गया होता। जो सुन वह बूढ़ा आदमी कहता है, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ, तुम एक मर्डरर बन गए हो क्योंकि तुम मेरे दोनों मास्टर के बजाय इस बेकार से बूढ़े आदमी के हाथों पाले गए हो। अगर मैं तुम्हारे ब्लेड से मर भी जाता हूँ तो कम से कम जब मैं उनसे मिलूंगा तो वे मुझ पर दया तो करेंगे। वो बंदा जिसको सुन थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है, अच्छा बताओ रात के खाने के लिए क्या है? बूढ़ा आदमी बताता है, फ्राइड सिकेडा लार्वा और रोस्टेड ऑनियन। जिसको सुनते ही वो कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना। जिस पर वह बूढ़ा आदमी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए फेवरेट स्मोकेड हेयर मीट को बना दूंगा। इतना बोलते हुए जब वह अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग आते हुए कहते हैं, ओह तो मिस्टर सोहंग आप घर पर आ गए। उन सभी को इस तरह देख बूढ़ा आदमी चिढ़ते हुए उन लोगों के अपने पास से जाते ही उस पर थूक देता है। जो देख एक पर्सन कहता है, यह खरोश बुढ़ा कहीं के। तो उसको दूसरा आदमी रोकते हुए कहता है, उस पर ध्यान मत दो। आगे हम उन सभी को सोहंग के साथ देखते हैं जहाँ एक बंदा अपने पास से कुछ निकालते हुए सोहंग से कहता है, हमने आखिरकार पता लगा ही लिया है कि तुम्हारे फादर को मारने की प्लानिंग किसने बनाई थी। उसका नाम सोवन है। जांग चियान वह पहले ग्रेट वैलियर क्लैन का ऑफिसर था, पर वो अब अपनी पास्ट को मिटाकर प्रिटेंड कर रहा है हाई प्रीस्ट मोंग म्यूंग बनने की। सोहंग उस तस्वीर को देखने के बाद कहता है, आखिर यह बूढ़ा चूहा कहाँ पर छिपा हुआ है? इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम ओल्ड मंक को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, हाँ किसने मुझे बुलाया है? इतना बोलते हुए जब वो अपने पीछे देखता है तो योंग दोबारा से छुप के उसके लिए डम्पलिंग लाया होता है और उसे बताते हुए कहता है, मोंक जी यह मैं हूँ। जिसको देख वह मोंक कहता है, ओह तो तुम आ ही गए। दुर्भाग्य से यह मेरे उपवास का आखिरी दिन है। आगे हम जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उसी ओल्ड मोंक के साथ होते हैं। वे लोग कहीं पर जा रहे होते हैं पर थकने के कारण वे सभी जब आराम कर ही रहे होते हैं तभी ओल्ड मोंक को एक आवाज सुनाई देता है, ओल्ड मोंक आपको देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मोंक उस आवाज को सुन कहता है, मिस्टर योंग तो तुम हो? योंग उससे पूछता है, आप कहाँ पर जा रहे हो? तो ओल्ड मोंक बताता है, मैं बोगवांग टेम्पल से वापस जा रहा था। योंग जिसको सुन कहता है, ओह अच्छा, लेकिन वह तो काफी दूर है। वहीं हम दूसरी तरफ सोहंग को भी देखते हैं जो कि वहां पर पहुंच गया होता है और अपनी शॉट को वही पुराने स्टाइल में घुमाते हुए उन दोनों की ओर काफी गौर से देख रहा होता है। जबकि योंग और ओल्ड मोंक उस पर बिना ध्यान दिए आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। तो मोंक उसे
बाय बोलते हुए बोलता है ठीक है फिर मिलते हैं। जिसके बाद जब योंग वहाँ से जा ही रहा होता है तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं दो बच्चे आपस में पानी के लिए लड़ते हुए कह रहे होते हैं बस एक और घूंट मुझे दे दो। तो छोटा बच्चा उसे छीनते हुए कहता है नहीं मैं पहले पीऊंगा। उसकी माँ उन सबसे परेशान कहती है हे बच्चे इस तरह करना बंद करो। योंग का भी ध्यान उस ओर जाता है। यहाँ छीना झपटी में वह पानी का बोतल भी खुल जाता है। जबकि इधर सोहंग ओल्ड मंक पर अटैक करते हुए सोच रहा था जैंग चुन मैं सोहंग सन ऑफ सोवन तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें पनिश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वह उसे मार ही डाला होता है। पर हम देखते हैं उसकी स्वाद ओल्ड मंक के गले के पास पहुँचते पहुँचते ही रुक जाती है। जिसको देख वह बंदा भी हैरान होता है क्योंकि योंग ने वापस आकर उसके हाथ को रोक दिया होता है और उससे बोलता है क्या तुम एक असासिन हो। जो सुन वह बंदा जब योंग की ओर देखता है तो योंग भी उसकी ओर काफी गुस्से में देख रहा होता है। उसे इस तरह अपनी ओर देखता हुआ वह झट से उससे दूर हो जाता है। और यह सब समय के बस एक पल में हुआ होता है क्योंकि हम देखते हैं वह बच्चा जिसकी पानी का बोतल खुला होता है और उससे निकली पानी जो बाहर गिरा भी नहीं होता है उस समय के दौरान ही इतना कुछ हो गया होता है। योंग उस बंदे की स्पीड को देख कुछ सोच ही रहा होता है। तभी ओल्ड मंक कहता है अरे यार यहाँ पर खड़ा हुआ इंसान कहाँ गया है। वह अभी अभी तो यहीं पर था। जबकि योंग अभी भी उस पेड़ की ओर देख रहा होता है जहाँ पर वह बंदा जाकर खड़ा हो गया होता है। जिन्बू को ओर देखता हुआ काफी ज्यादा परेशानी के साथ गुस्से में लग रहा होता है। पर योंग अभी भी काफी खतरनाक तरीके से उसकी ओर देख रहा होता है जिससे कि वह बंदा भी थोड़ी देर के लिए डर गया होता है और तुरंत ही वहां से चला जाता है। वहीं योंग अभी भी चुपचाप उसे यहाँ से जाते हुए देख रहा था। जिसके बाद जब वह ओल्ड मॉन्क की ओर देखता है तो वह मॉन्क अभी भी अपनी चारों तरफ देखते हुए कह रहा होता है वह कुछ तो बोल रहा था सो वांग मैंने यह नाम कहीं तो सुना है। जिस पर योंग उससे कहता है आप अभी मर सकते थे। तो ओल्ड मॉन्क कहता है क्या तुम अभी भी यहीं पर हो। जिस पर योंग कहता है एक असासिन आपको मारना चाहता था। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों। क्या आपको पता है वह ऐसा क्यों कर रहा था। पर वह ओल्ड मॉन्क भोले से चेहरे के साथ कहता है क्या बात कर रहे हो। एक असासिन वो भी मुझे मारेगा। पर क्यों। योंग कहता है मुझे कैसे पता होगा वो तो आपको पता होना चाहिए था। खैर जो भी हो आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो असासिन आपको मारने की कोशिश कर रहा है वह बहुत स्किलफुल है। तो ओल्ड मॉन्क उसकी ओर देखने के बाद कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी यूजफुल हूँ जो कि दूसरों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो और जाओ तुम्हारे डम्पलिंग ठंडे हो रहे हैं। हम देखते हैं योंग अपने पास से पानी की एक बोतल को निकालते हुए कहता है ठीक है पर प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा। वहीं हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं जहाँ पर छोटा बच्चा रोते हुए कह रहा होता है वह मुझे वापस दे दो। तो उसका शायद बड़ा भाई कहता है ओह प्लीज मुझे माफ कर दो और रोना बंद करो। जबकि उसकी माँ कह रही होती है मैंने तुम लोगों से कहा था इसे शेयर करना। वहीं वह बच्चा जब अपने छोटे भाई को चिढ़ा ही रहा होता है तभी योंग उसके सर पर उस पानी की बोतल को रखते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जिसको देख वह बच्चा भी हैरान होता है वह यह तो पानी है। जिसे वह बच्चा लेते हुए कहता है क्या बात है एक और बोतल पानी का। लगता है कि वह एक अच्छा आदमी था पर वह है कहाँ पर। आगे हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है एक रैंडम आदमी के इंटरफेयर करने के कारण वह इस काम को खत्म नहीं कर पाया। वह आखिरकार उस पर काबू कैसे नहीं कर सका। हमें अब आगे क्या करना चाहिए। नियमों से पीछे हटो और उन आदमियों से अपने लिंक को काट दो। हम एक साधारण सी गलती के लिए सबसे बेस्ट असासिन को छोड़ दे। इसी तरह वह अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है और अपने इनर डिमन को एक स्नेक के रूप में इमेजिन कर रहा होता है। और शायद मैं आप लोगों को बता दूं इस आदमी के पास डुअल पर्सनालिटी है क्योंकि यह खुद के बारे में बात करता रहता है और दिखता ऐसा है कि मानो उसके साथ कोई और भी रहता है। इसीलिए कंफ्यूज मत होना। जब यह उसके बारे में बात करे तो समझ लेना कि यह सोहंग यानी कि खुद के बारे में ही बात कर रहा है। हम देखते हैं उसका इनर गिल्ड उसके सामने एक स्नेक के रूप में आते हुए उससे कह रहा होता है प्लीज यहीं पर रुक जाओ और अपनी लाइफ को जियो। जिसको सुन हुआ बंदा उससे कहता है अपना मुंह बंद कर। इतना बोलते हुए वह उस स्नेक के कई सारे टुकड़े कर देता है और कहता है मैं झिझक रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसी बकवास करते जा रहे हो। इतना बोलते हुए वह योंग की नजरों को याद करते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से देखने की। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने उसे बचाने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि तुम उस ओल्ड मैन के साथ ही हो। इसीलिए अब मैं पहले उसे खत्म करूंगा बाद में तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। आगे हम योंग को देखते हैं जिसको कि रात में नींद नहीं आ रहा होता है तो वह उठते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट भूल रहा हूँ। अरे हाँ याद आया आधी रात को खाने के लिए मेरे पास स्नैक तो है ही नहीं। ऐसे तो मैं रात में ही मर जाऊंगा। अगला सीन वही ओल्ड मॉन्क के टेम्पल की ओर होता है जहाँ असासिन सोहंग पहुंच गया होता है। अपने आगे की ओर देख रहा होता है। एक घर के ऊपर से ओल्ड मॉन्क जहाँ पर रहता है उस बिल्डिंग को देख रहा होता है। वही ओल्ड
ओल्ड मंक इन सब से अनजान अपनी पूजा को कर रहा होता है। तभी उसके पीछे दरवाजा खुलता है, जहाँ से सोहंग अंदर की ओर देखता है तो ओल्ड मंक अभी भी बिना किसी रिस्पॉन्स के अपनी पूजा को किए जा रहा होता है। और थोड़ी ही देर बाद वह अपनी पूजा वाली सामान को नीचे रखते हुए कहता है, तो सोवान, क्या तुम यहाँ पर आ गए हो? स्वॉर्डमैनों का एक ऐसी फैमिली जिन्हें सिंसर स्वॉर्ड स्क्वाड नियर उनम कैसल बुलाया जाता था। वे लोग बस स्वॉर्डमैनशिप के मीनिंग के पीछे पड़े रहते थे और कभी भी परवाह नहीं करते थे फेम और सक्सेस का। सोवान वह फैमिली का 5वां लीडर था। उसके पास सबसे अधिक स्किलफुल स्वॉर्डमैनशिप थी, जो कि फेमस मास्टरों के पास भी नहीं थी। सोवान के बारे में मुझे बस इतना याद है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह सच है? जो सुन वह बंदा अपने मन में सोचता है, तो वह पहले से अंदाजा लगा सकता था कि मैं यहाँ पर वापस आने वाला हूँ। आगे वह उस ओल्ड मंक से कहता है, हाँ, तुमने जो कहा वह बिल्कुल सच है, वह मेरे फादर थे। तो ओल्ड मंक कहता है, लेकिन मैंने तो सुना है कि एक महामारी के कारण उसने अपनी वाइफ को खो दिया, जिसके चलते वह निराशा में शराब के आदी होने के कारण उसी साल मर गया था। जो सुनते ही उस बंदे को काफी बड़ा झटका लगता है और वह याद करने लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने उससे क्या कहा था। यह एक काली साजिश थी, तुम्हारे दोनों पेरेंटों को पॉइजन दिया गया था। अगर वे अभी जिंदा होते तो ग्रेट वॉरियर क्लैन कभी भी हम पर अटैक करने की कोशिश नहीं करते। लीडर ने हमें वहाँ से भगाकर अपने अंत तक उन्हें रोका था, पर पॉइजन उसके पूरे शरीर में फैल गया था, जिसके कारण वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। ये सब सोचकर वह ओल्ड मंक से कहता है, तुम्हारी चालाकी अच्छी थी, तुम मुझे बातों में फंसाकर अपने गार्ड्स को समय दे रहे हो, पर यह बेकार सी चीज है, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मंक उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है, अरे यार, तब मुझे लगता है कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह यह आदमी नहीं है। दूसरी तरफ वो बंदा कहता है, हालांकि तुम एक बात के बारे में बिल्कुल सही हो, वह असासिनों का क्लैन जिसने सिंसियर स्वॉर्ड स्क्वाड पर अटैक किया था, ग्रेट वॉरियर क्लैन जिसको तुमने लीड किया था। तो ओल्ड मंक कहता है, वेल, मुझे लगता है कि वह कोई अलग पर्सन है। मुझे जब यहाँ पर छोड़ दिया गया था तब से मैं येलो ड्रैगन के टेम्पल में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ही बड़ा हुआ हूँ। मेरा मतलब है कि बौद्ध भिक्षुकों ने ही मुझे पाल कर बड़ा किया है, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपनी पूरी लाइफ यही मंदिर में बिताई है। इसलिए तुम यह कैसे कह सकते हो कि जिस असासिनों के ग्रुप ने तुम्हारे क्लैन को खत्म किया था उसे मैंने लीड किया है। जो सुन सोहंग भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। वहीं ओल्ड मंक आगे बताते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें भरी हुई है मर्डरस स्पिरिट से। मुझे बताओ, उस मनगढ़ंत कहानी के चक्कर में तुमने कितने मासूमों को मारा है? मैं तुमसे बात करके अगर तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन वह बंदा बस उसकी ओर देखे जा रहा होता है। आगे बढ़ अपने शॉट को बाहर निकालते हुए कहता है, क्या तुम सच में अपने कुछ शब्दों से मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? वास्तव में तुम्हारे जीभ काफी बड़ी है, ओल्ड बूढ़े खरोश कहीं के। जब तुम अपने पुराने दोस्तों से नर्क में मिलोगे तो उन्हीं से पूछ लेना। आगे वो कुछ बोल पाता उसी समय उसे महसूस होता है उसकी बॉडी के कई टुकड़े हो गए हैं। वह घबराते हुए कहता है, आखिरकार ये हुआ क्या? और थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वह बिल्कुल ही ठीक है। आगे वह उस मॉन्क की ओर देखते हुए सोचता है, क्या अभी जो हुआ वो क्या इस बूढ़े आदमी ने किया था? पर ये कैसे हो सकता है? इतना बोलने के बाद वह अपने शॉट को थोड़ा सा बाहर निकाल कर उसकी ओर देखते हुए कहता है, यह बूढ़ा आदमी नहीं था। उसे उसके शॉट के रिफ्लेक्शन में बाहर योंग खड़ा दिखता है, जो कि बिल्कुल ही उसी की ओर देख रहा होता है। सोहंग योंग को इस तरह अपने पीछे देख पूरी तरह से सीरियस हो गया होता है। वहीं योंग उसे देखता हुआ सोच रहा था, मुझे लगा नहीं था कि वह इतनी जल्दी वापस आएगा। इसी के साथ वह माइंड के जरिए कहता है, वह टेम्पल तुम्हारे जैसे असासिनों के लिए नहीं है, जल्दी वहाँ से बाहर निकलो। जो सुन सोहंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ मोंग को देखते हैं, जो कि अपनी आंखों को बंद करते हुए कह रहा था, चलो अब मेरे सामने आकर बैठ जाओ और मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पास्ट को देखने के बाद तुम्हारी मर्डर स्पिरिट को ओवरकम करने में हेल्प करूंगा। इतना बोलते हुए जब वह अपनी आंखों को खोलकर आगे की ओर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, और फिर वह चारों तरफ देखने के बाद कहता है, क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है, या फिर मुझे इल्यूजन हुआ था कि कोई मुझसे बात कर रहा था? अगले सीन में हम वापस सोंग और योंग को एक साथ देखते हैं, जो कि काफी स्पीड में कहीं पर जा रहे होते हैं, जबकि सोहंग अभी भी ओल्ड मंक और उस ओल्ड पर्सन की बात को याद करता हुआ सोच रहा था उन दोनों की बातों में कितना डिफरेंस है। ओल्ड मंक ने उसे बताया होता है कि उसके फादर ने बची हुई जिंदगी को शराब पीकर बिताया और उसी वर्ष उसकी मौत हो गई, लेकिन उसे वह ओल्ड पर्सन ने बताया होता है तुम्हारे माता पिता को जहर दिया गया था। आगे वह सोचता है, मुझे लगता है कि वह आदमी नहीं है,
तुमने उस गलत जानकारी के कारण मुझे बताओ कितने लोगों की जान ली है। ये सब सोचते हुए वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम स्कैमर बुढ़े आदमी। तभी योंग उसके पास पहुंचकर एक खतरनाक अटैक उस पर करता है, लेकिन सोहंग उस अटैक से किसी तरह से बच जाता है और तुरंत ही योंग से दूर हटता है। साथ ही योंग को भी देखते हैं, वो भी उस पर अटैक करने के बाद थोड़ा दूर जाता है। उतने में ही सोहंग खुद को संभालते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देख योंग भी पूरी तरह से तैयार होता हुआ उसके अटैक से बड़ी ही आसानी के साथ बचने लगता है। और सोहंग बिना रुके उस पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन योंग को उससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो उसके बिना एक भी अटैक को टच किए काफी इजीली उसके अटैक से बच जा रहा था। वहीं सोहंग उसे इस तरह उसके अटैक से डॉज करता हुआ देख काफी परेशान हो गया होता है, जिसके कारण वह काफी गुस्से में कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे काट सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार वह है कौन और इस दुनिया में आया कहाँ से। इधर हम योंग को देखते हैं, जिसको कि एक अटैक टच कर दिया होता है, जिसके चलते उसके कपड़े फट गए होते हैं। वो उसे देखता हुआ कहता है, अरे यार धत्तेरे की, मैं इसे हट होकर खत्म नहीं करना चाहता, पर ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है, चलो देखते हैं। दूसरी तरफ हम सोहंग को देखते हैं, जो कि दोबारा अपने अटैक को करता हुआ सोचता है किस तरह जब वह छोटा था और उससे बताया गया था कि तुम्हारे दोनों पेरेंटों को शराब में जहर मिलाकर दिया गया था, वहीं तुम्हारी माँ को वो जो दवा ले रही थी उसमें मिलाकर जहर दिया गया था। सेम टाइम पर वह ओल्ड मॉन्क की बातों को भी सोच रहा होता है, जिसने कि उसे बताया होता है, मैं बचपन से ही इसी टेम्पल में पला बड़ा हुआ हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे मार सकता हूँ। साथ ही तुम कैसे कह सकते हो कि वो असासिन्स जिन्होंने तुम्हारे फैमिली को मारा उसे मैंने लीड किया था। ये सब सोचते हुए वो काफी कंफ्यूज होता है। वो जो अटैक कर रहा होता है वह योंग को ना हिट करके सीधे एक बड़े से चट्टान को हिट करता है और हम देखते हैं वह चट्टान पूरी तरह से तबाह हो जाता है, लेकिन वह इस चीज का बिना परवाह किए योंग की ओर देखते हुए काफी गुस्से में फिर से अपने स्वॉर्ड के साथ एक खतरनाक तरीके से स्लैश करता है, जबकि योंग अभी भी उसके अटैक से बचे जा रहा होता है। पर सोहंग का इस बार का अटैक काफी ही स्पीड में हुआ होता है, जिसके चलते देखने से ऐसा लगता है कि योंग के बॉडी के कई टुकड़े हो गए हैं और उसकी पूरी बॉडी हवा के बीच ही डिसअपेयर होने लगी होती है, जिसको कि वह देख ही रहा होता है। तभी हम योंग को देखते हैं, वह बिल्कुल ही उसके पीछे आ गया होता है। सोहंग भी उसकी प्रेजेंस को महसूस कर काफी डर गया होता है, लेकिन वह बिना किसी समय को गवाए हुए दोबारा अपने पीछे मुड़कर जैसे ही उस पर अटैक करने ही वाला होता है, उसी समय योंग उसे काफी जोरदार किक के साथ हिट करता है, जिसके चलते वह किसी तरह खुद को बचाते हुए पीछे की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर योंग अब पूरी तरह से सीरियस हो गया होता है। वो बिना किसी मौका को सोहंग को दिए हुए तुरंत ही शैडो के रूप में उसके स्वॉर्ड के साथ लिपटता हुआ सीधे उसकी ओर भागता है। वहीं सोहंग अभी भी योंग को डिफेंड करता हुआ सोच रहा होता है। ओल्ड मैन कहता है, मैं यह पता नहीं लगा पाया कि इसके पीछे कौन था, इसीलिए तुम स्वर्ग पृथ्वी समाज की बातों पर आंख बंद करके इसी तरह भरोसा नहीं कर सकते। मैं तुमको यह नहीं कह रहा हूँ कि तुमको उनकी दया के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। इन सब को सोचते हुए वह काफी गुस्से में कहता है, मैंने कहा रुक जाओ, बात करना बंद करो और मेरे दिमाग से बाहर निकलो। जब मैं एक बार इस आदमी से निपट लूंगा तब मुझसे बात करना। इसी के साथ वह चिल्लाते हुए अपने स्वॉर्ड को चारों तरफ घुमाता हुआ जिन्बो पर दोबारा एक खतरनाक तरीके से स्लैश करता है। वह बिना रुके उस पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन एक भी बार वह योंग को हिट नहीं कर पा रहा होता है, जिसके चलते वह और भी परेशान होते हुए काफी गुस्सा हो गया होता है, जिसके कारण एक अटैक सीधे जिन्बो को ऐसा लगता है कि हिट कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं वह थोड़ी ही देर बाद चौंक जाता है। जिन्बो अपने कपड़ों को किसी सांप की खाल की तरह निकालते हुए नीचे से उसकी ओर अटैक करते हुए स्माइल के साथ कहता है, आखिरकार तुम पकड़े गए। इतना बोलते हुए वह काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अपने पंच के साथ अटैक करता है, जिससे कि वह काफी स्पीड में हवा के बीच उड़ता हुआ पीछे जाने लगता है और सीधे उस माउंटेन के क्लिफ से नीचे जाकर गिरता है। लेकिन वह अभी भी बस योंग को ही देखे जा रहा होता है। वहीं योंग भी उसके पीछे जाने के चक्कर में बाल बाल नीचे गिरने से बचता है और नीचे देखते हुए कहता है, क्या यार यहाँ पर एक खाई थी। इतना बोलकर वह उस खाई से नीचे पानी में एक चट्टान के ऊपर उतरकर अपने चारों तरफ उस बंदे को ढूंढते हुए कहता है, सच में मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वह उस सिचुएशन में भी अपने मयान के साथ खुद को प्रोटेक्ट किया, साथ ही वह इतना घायल भी नहीं है, तो क्या वह भाग गया होगा। लेकिन एक जंगली जानवर सबसे खतरनाक होता है जब उसे चोट लगी हो। अब मुझे क्या करना चाहिए, आगे हम कहीं पर देखते हैं। कोई बोल रहा होता है,
मैंने तुमसे क्या कहा था, दुनिया में हमेशा सबसे स्ट्रांग से भी कोई स्ट्रांग होता है। दुनिया में हमेशा सबका एक नेचुरल दुश्मन होता ही है। इसीलिए इस बार की हार के बारे में बुरा मत मानो। यह हार तुम्हारे लिए ठीक उसी तरह है जैसे तुम्हें कम उम्र में अचीवमेंट से नुकसान पहुंची थी। सोंग होंग पानी से बाहर आते हुए कहता है, हाँ तुम सही हो, तुम हमेशा सही होते हो। तुम जो बोलते हो उसे भूल जाते हो और एक ही बात कहते हो, साथ ही कभी कभी उसके विपरीत भी बोलते हो। लेकिन इस बार तुम गलत हो। मैं अभी भी नहीं हारा हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन दो लोगों ने मुझ पर अटैक किया था। पहले वह बूढ़े मॉन्क ने मुझे कंफ्यूज किया, बाद में उस छोटे से मोटे ने मुझ पर अटैक किया। मैं उन दोनों को एक ही स्लैश में खत्म कर दूंगा। बस मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इसी के साथ हम दोबारा उसके घर को देखते हैं। उसे काफी भूख लगी होती है और उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही होती है। जो सुन वो कहता है, अरे यार, मैं उस बूढ़े आदमी की बातों को सुन कहीं वापस भूखा ही नहीं चला जाऊं। इतना बोलते हुए वह उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगता है पर उससे कहीं नहीं मिलता। वहीं हम उसके घर के अंदर देखते हैं कुछ लोग उस बूढ़े आदमी को टॉर्चर करते हुए कह रहे होते हैं, धिक्कार है यह बेकार सा बुढ़ा, उसने सिंसियर स्वॉर्ड स्क्वाड के सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ऐसा कोई भी नहीं है जो अब तक हमारी टॉर्चर को सहा हो। चलो, यहाँ पर हमने बहुत अधिक समय को बर्बाद कर दिया है, इसे जल्दी से साफ करो और यहाँ से चलते हैं। इतने में ही हम देखते हैं सोहंग भी उस बूढ़े आदमी को ढूंढता हुआ उस रूम के अंदर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी की ऐसी हालत को देखकर बिना कुछ बोले अपने बचपन की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा होता है, यंग मास्टर तो तुम यहाँ पर हो, क्या तुम फिर से अपने फादर और मदर के बारे में सोच रहे हो? तो छोटा सोहंग कहता है, हाँ, लेकिन मुझे उनके चेहरे याद नहीं है, चाहे फिर मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं तो भी। जिस पर वह ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, बेशक तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत छोटे थे उस समय पर, तुम्हें तो बस अपने खिलौने को याद रखना चाहिए। चलो अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह कैसे दिखते थे। जितना मुझे याद है उसके हिसाब से तुम्हारे फादर सोवान, वह बहुत फेमस थे यूनाम एरिया में अपने अच्छे दिखने वाले लुक के लिए, साथ ही तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी थी। आगे हम देखते हैं वह ओल्ड मैन उस छोटे से सोहंग को घर न होने के कारण पानी से बचने के लिए अपने कपड़ों में छुपा लिया होता है। हम देखते हैं वह छोटी उम्र से ही काफी हार्ड वर्किंग होता है और वह ओल्ड मैन उसे सिखाते हुए बता रहा होता है, तुम केवल चीजों को याद नहीं रख सकते, तुम्हें इसके ट्रू मीनिंग को जानना होगा और इसे स्वॉर्डमैनशिप पर अप्लाई करना होगा। एक बार यह सीक्रेट स्किल कंप्लीट हो जाने पर तुम्हारे दुश्मनों की ओर पॉइंट करेगी। इसी तरह वह बूढ़े आदमी के साथ बिताए गए छोटे से छोटे पल को याद करता है। यार, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तुम लोग पिक्चर देख के समझ सकते हो। अंत में हम देखते हैं वह बूढ़ा आदमी कहता है, आपको देखकर अच्छा लगा यंग मास्टर। सोहंग उस बूढ़े आदमी के साथ आखिरी भेंट को याद करता हुआ अभी उसे देख काफी ज्यादा सीरियस होता है, पर वह कुछ भी नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ वे सारे बंदे उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो इन सब की परवाह ना किए हुए नीचे झुककर जैसे ही अपने स्वर को नीचे रखता है तो उन्हें बंदों के बीच से एक बंदा उसके स्वर को अपनी ओर खींच लेता है और काफी खुश होता है कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। इतना सोचकर वह सभी अपने अपने स्वर को उसे मारने के लिए बाहर निकालते हुए उसकी ओर पॉइंट करता है और उससे कहता है, हमें दुख है कि चीजें इस तरह बदल गई, लेकिन अगर तुम हमें सीक्रेट बुक दे देते हो तो शायद कुछ हो पाएगा। उनकी बातों को सुन सोहंग कहता है, वह यहाँ पर नहीं है। हर बार जब मैंने एक स्किल को सीखा तो मैंने उस पन्ने को फाड़ दिया और खा लिया। जिसको सुन वे सभी कहते हैं, क्या तुम बकवास कर रहे हो या फिर तुम पागल हो गए थे? इतना बोलते हुए जिस बंदे ने उसके स्वाद को लिया होता है उससे वह स्वाद काफी हल्का लगता है, तो जैसे ही वह उसे देखता है तो उसके अंदर कोई स्वाद नहीं होती है, वह बस खाली मयान होता है। जो देखते ही वह जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, सभी सावधान हो जाओ, उसके पास उसकी स्वाद है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसके सामने ही उसके एक साथी के चीथड़े उड़ जाते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि वहाँ पर सोहंग ने बस अपने एक ही स्लैश से उन सभी को ही मार डाला होता है। अपने साथियों को इस तरह मरा हुआ देख वह बंदा काफी ही ज्यादा डर जाता है और पीछे की ओर हटने लगता है। तो सोहंग उससे कहता है, क्यों तुमने नाटक किया मेरी हेल्प करने की? तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वह बंदा कोई भी रिप्लाई नहीं देता है तो सोहंग तुरंत ही उसकी टांगों को काट देता है, जिसके चलते वह दर्द के मारे जमीन पर गिरते हुए काफी खतरनाक तरीके से चीख मारता है और उसकी ओर देखता है। तो सोहंग उससे कहता है, इससे पहले कि वह तुम्हारे स्क्वाड पर अटैक करता, ग्रेट वैलियर क्लैन हेवन और अर्थ के सोसाइटी का दुश्मन था। यदि तुम उनसे छुटकारा पालोगे तो हम तुमको उन लोगों को खोजने में मदद करेंगे जिन्होंने तुम्हारे फादर और मदर को मारा था। यही बताया था ना तुमने मुझे? तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारी यह स्टोरी
कितनी हद तक सच थी? क्या जोंग चुन वह ओल्ड मॉन्क सच में मेरा दुश्मन है, या फिर वो लोग जिन्हें मैंने मारा? क्या ग्रेट वैलियर क्लैन सच में दुश्मन था हेवन और अर्थ सोसाइटी का? जोसुन वह बंदा उसकी ओर देखने के बाद कहता है, ठीक है, लेकिन क्या अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ तो तुम मुझे जाने दोगे? तो सोहंग उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताता हूँ तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सच बताऊं? जिस पर वो बंदा कहता है, अब खेल खेलना बंद करो और जो करना है वह जल्दी करो। तो सोहंग उससे कहता है, यदि तुम केवल समय को बर्बाद करना चाहते हो तो क्या यह सच है सोवन सिंसर स्वॉर्ड स्क्वाड का 5वां लीडर उसका कोई बच्चा नहीं था? वो भी क्या सच है? वो बंदा जिस पर कहता है, यह तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है, इस सच्चाई से तुम्हारे सभी सवाल अर्थहीन हो जाएंगे। तो बताओ, क्या अभी भी तुम मेरे जवाब को पाना चाहते हो? अच्छा यही होगा कि तुम हरामी मुझे मार डालो। तो सोहंग उसकी ओर काफी गुस्से में देखता हुआ कहता है, क्या तुम मरने की मुझसे भीख मांग रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहो तब रुक सकते हो? जो सुन वह बंदा कुछ भी नहीं समझ पाता। जिसके बाद हम उस घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ से बस चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। और भाई लोग यार, अगर आप लोगों को इस सोहंग की बातों पर कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज माफ करिएगा। यह बंदा खुद से ही बातें करता रहता है जिससे कि ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई और भी पर्सन है। बाकी यह थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है और यह अपनी बातों को क्लियर तरीके से करने के बजाय शॉर्टकट का यूज करता है, इसीलिए समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। आगे हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर वही मास्क वाले पर्सन जैसा कई लोग होते हैं। उन्हीं के बीच से 2 पर्सन गार्ड करते हुए आसमान की ओर देखता है तो उन लोगों की हवा के बीच धूमकेतु की तरह कई सारे लाइट दिखाई देते हैं, जिन्हें देख वे कहते हैं, ब्रिज को आगे करो, यह 5वां बोकमा है। तो दूसरा पर्सन कहता है, हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। इसी के साथ वे ब्रिज को खोल देते हैं और हम देखते हैं ब्रिज की दूसरी तरफ से वही पर्सन आ रहा होता है, जिसके चलते उस ब्रिज से करकराहट की आवाज आ रही होती है धीरे धीरे। और जब वह पूरी तरह सामने आता है तो हम देख पाते हैं वह 5वां बोकमा नहीं बल्कि सोहंग होता है, अपने स्वॉर्ड को पुरानी स्टाइल में लहराते हुए। आगे हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर उसने आते ही हर जगह तबाही मचा दिया होता है। कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा हुआ था जहाँ पर की लाशें न हो। उस मास्क वाले क्लैन में सोहंग ने हर एक इंसान को मार डाला था। वहाँ बस ब्लड और लाशों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिवाय एक रूम में जहाँ पर अभी भी लाइट जल रही होती है। और जैसे ही वह उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर भी लाशें बिछना शुरू हो जाती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। उसे जो भी मिल रहा होता है वह सबको मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। वही एक रूम में एक रेड मास्क वाला पर्सन, शायद उन सभी का लीडर है, वह सोच रहा होता है, हे भगवान ये क्या हो रहा है? वह केवल बस एक आदमी है। देखते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे सैकड़ों में लोग खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही सोहंग उस रूम के बाहर आता है तो उन सब की हालत खराब हो जाती है। वही सोहंग रूम के बाहर से जाता हुआ रुक के वहीं से उन सभी को जब देखता है तो लीडर घबराते हुए कहता है, जल्दी उसे मार डालो। और हम देखते हैं उन सभी को रिस्पॉन्स करने से पहले ही और उस दरवाजे को टूटने से पहले ही उन सभी के बीच मानो जैसे कि लेजर लाइट चला दिया गया हो और उन सभी की बॉडी को छल्ली कर दिया जाता है। उन सभी बंदों को हिलने तक का समय नहीं मिलता और वह सभी एक साथ ही मारे जाते हैं। जबकि हम सोहंग के अटैक को देखते हैं जो उन सभी की बॉडी को 2 टुकड़ों में काटता हुआ लीडर को भी हिट किया होता है। आगे हम उस पूरी जगह को देखते हैं जो कि समय के बस एक अंतराल में ही शमशान घाट में बदल गई होती है। और फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, वह रेड मास्क सोहंग को अपनी ओर आते हुए देख काफी ही ज्यादा घबरा गया होता है। इस बच्चे को दूसरे असासिनों की तरह समझना एक मूर्खता होगी। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। यह एक मास्टरपीस है जिसे मैंने बनाया है। खैर जो भी हो, इतना सोचते हुए वह उसे बताता है, हमने उस ओल्ड मैन से डील की थी, यह भी उस डील का हिस्सा था। कुछ भी गलत होने पर वह तुमसे अपने लिंक को तोड़ देगा, इसीलिए उस बूढ़े आदमी से अपने स्टोरी के बारे में पूछो। जब चीजें इस तरह बदल गई है तो वह झूठ नहीं बोलेगा। जो सुन सोहंग उस बंदे से कहता है, तुम लोग जो भी बोल रहे हो उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद तुम बोल रहे हो कि वह तुम्हारी तरफ था। अगर यह बात बोलकर तुम मुझे कंफ्यूज करना चाहते हो तो यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। तुम इससे मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हें तो इन सब के अलावा अभी मुझसे अपने जिंदा रहने की भीख मांगनी चाहिए। उसकी बातों को सुन वह रेड मास्क बोलता है, क्या वह बूढ़ा आदमी मर गया है? ओह अरे यार, अब मुझे समझ आया। तो इसलिए
इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। आखिरकार उन लोगों ने इसे इस तरह से संभाला। वेल, तब तो पांचवा बोकमा वो भी ओल्ड मैन के साथ ही होगा। जो सुन सोहंग कुछ भी नहीं समझ पाता। वह ओल्ड मैन उसे अभी भी जिंदा होना चाहिए। वापस जाओ और इसे खुद से देखो बेवकूफ। क्या वह सचमुच में मर चुका है या फिर वह लाश सच में उसी का था? इतने सालों तक धोखा खाने के बाद तुम एक और आसान से झांसे में आ गए। तुम्हें जिसे लेकर सरप्राइज होना चाहिए वह असल में ये नहीं है कि तुम वास्तव में हो, बल्कि वह बूढ़ा आदमी। आगे वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही हम उसके मास्क के दो टुकड़े देखते हैं। सोहंग उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे बकवास को सुनूंगा? आगे हम दूसरे दिन को देखते हैं जहाँ पर सोहंग दोबारा जब अपने घर आता है और उस रूम के अंदर जाकर देखता है तो वह काफी ही ज्यादा सरप्राइज होता है। वह याद करते हुए कहता है, यहाँ पर तो बस ब्लड और लाशें थी, पर अभी तो यह पूरी तरह से खाली है। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? इतना बोलते हुए वह थकान के मारे वहीं जमीन पर गिर जाता है और बेहोश होते हुए कहता है, आखिरकार यह किसने किया है? आगे हम कहीं पर ओल्ड मंक को देखते हैं जो कि खुद से ही बात करता हुआ कह रहा होता है, अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो सोवान वह कोई बच्चा नहीं है। तो क्या वे दो लोग बस सेम नाम के हैं? वहीं हम दूर कहीं पर देखते हैं योंग अपने दूरबीन से उसे देखते हुए कह रहा होता है, चलो वो ठीक है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? जब मेरे पास मौका था तो मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए था। जिसके बाद वह वापस अपने इन में लौट आता है और अंदर जाते हुए कहता है, मैं वापस आ गया। तो एरी और वह बुढ़िया उसे देखते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना उसे जरूर कुछ हुआ है। तो बुढ़िया कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे इस तरह अब और नहीं देख सकती। वहीं बेचारे योंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वो बिना कुछ बोले सीधे अपने काम को करने लगता है। जो देख बुढ़िया कहती है, हे योंग, क्या इन दिनों तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है? तो योंग कहता है, हाँ मेरा मतलब है कि नहीं, कुछ भी नहीं। जो सुन बुढ़िया कहती है, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? जरा खुद को तो देखो, कितने भयानक लग रहे हो। और यार हम देखते हैं योंग के रात दिन जागने के कारण उसकी आंखें सूज गई होती है। वो कहता है, क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हो? तो बुढ़िया कहती है, तुम बिल्कुल वैसे आदमी की तरह दिख रहे हो जो कि लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया है। क्या तुम मुझसे नाराज हो या फिर कुछ और हुआ है? यदि तुम बताना नहीं चाहते हो तो खुद के मोटापे पर टॉर्चर मत करो। जिस पर योंग कहता है, क्या मैं इतना बुरा दिख रहा हूँ? बुढ़िया कहती है, तुम बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हो जैसे तुम पहली बार यहाँ पर आए थे, पर फिर भी मुझे लगता है कि यह इतना बुरा भी नहीं है। आगे हम दोबारा सोहंग के हाउस को देखते हैं जहाँ वह अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ होता है और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। वह उन बातों को याद करता हुआ काफी सीरियस होता है। उतने में ही उसके रूम का दरवाजा खुलता है और हम दो लोगों को देखते हैं, जिस पर कि सोहंग का भी ध्यान जाता है। वहीं वे बंदे बिना कुछ बोले सोहंग की ओर खामोशी से देख रहे होते हैं। तो सोहंग उनसे कहता है, यहाँ पर कोई खाली कुर्सी नहीं है, तो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं यहाँ से बाहर निकल जाओ। जो सुन उन बंदों में से एक बंदा जब आगे बढ़ने लगता है तो दूसरा बंदा उसे रोकते हुए कहता है, हम व्हाइट हॉर्स स्क्वाड से हैं, तुमने हमारे बारे में तो सुना ही होगा। हेवन एंड अर्थ सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना तुम्हारे लिए इम्प्रेसिव था, लेकिन यह चीजों को खराब कर दिया है। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ और तुमसे सीधी बात करता हूँ। हम चाहते हैं कि तुम व्हाइट हॉर्स स्क्वाड में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम चाहते हो। जो सुन सोहंग उन बंदों से बस दो शब्द बोलता है, गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ। ऐसे रिप्लाई को सुन वे बंदे कहते हैं, यह सही समय नहीं था। इसी के साथ वह उसके सामने एक थैली को फेंकते हुए वहाँ से जाते हुए उससे कहता है, हमने तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आए थे, अपनी एनर्जी को दोबारा रिकवर करो, हम बाद में बात कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम वापस जा रहे हैं। जिस पर सोहम कुछ भी नहीं बोलता और बस अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए खामोश होकर ओल्ड मैन की याद जैसे ही उसे आता है वह काफी गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और मैं कौन हूँ? आगे हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ चूहे कुछ खा रहे होते हैं, जो कि और कुछ नहीं वही खाना होता है जिसको कि ये दोनों बंदों ने पहले वहाँ पर रख कर गया था। वह खाना अभी भी उसी जगह पर था और कुछ चूहे उसे फाड़ कर खा रहे होते थे। जो देख वे बंदे कहते हैं, तुमने इसे छुआ भी नहीं, क्या तुम जिंदा भी हो? तो आगे से रिप्लाई आता है, क्या तुम ही वो लोग हो जिसने कि यहाँ से लाशों को हटाया था? तो वो बंदा कहता
है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि यह किसने किया है, पर उससे पहले तुम हमारे प्रपोजल के बारे में सोचो। तो सोहंग कहता है व्हाइट हॉर्स स्क्वाड, इसके बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, लेकिन मूलतः यह बस एक असासिनों का ग्रुप है। इसीलिए क्या तुम जानते भी हो मैं क्या चाहता हूँ? जिस पर वे बंदे कहते हैं हाँ बिल्कुल, उस ओल्डमैन की असली पहचान। क्या मैंने सही कहा? सोहंग जिसको सुनते ही पूरी तरह से सीरियस हो जाता है और उस बंदे से कहता है तुमको क्या लगता है मैं एक मरे हुए आदमी की परवाह करूंगा? तो वो बंदा दोबारा उसे एक और झटका देते हुए कहता है किसने कहा कि वह मर गया है? क्या तुमको पूरा यकीन है कि वह लाश उस बूढ़े आदमी का ही था? तो हम कहता है तुम तो बिल्कुल उस हेवन एंड अर्थ सोसाइटी के लीडर की तरह बात कर रहे हो, उसने भी सेम बोला था। तो वो बंदा कहता है मुझे लगता है कि वह इतना भी बेवकूफ नहीं था जितना मैंने सोचा था। अगर बूढ़े आदमी की बात करे तो क्या हाल ही में उसका रवैया नहीं बदला था, जैसे कि वह हेवन एंड अर्थ सोसाइटी के साथ तुम्हारे रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जो सुन सोहम उसी बात को याद करने लगता है जब ओल्ड मैन ने कहा था उनसे मिलना बंद करो, तुम्हारी मदद करने के नाम पर वे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। वह बंदा आगे बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जानता था। जब हम अर्थ एंड हेवन सोसाइटी को देख रहे थे तो उसने हमारे प्रेजेंस को नोटिस कर लिया था। वह बहुत ही सावधान पूर्ण आदमी था। हम पहले भी उससे मिल चुके थे, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते हैं कि यह वही है। जब उसे पता चला कि हम उसके पास हैं तो उसने तुरंत ही खुद को छुपा लिया और अपनी प्रेजेंस से छुटकारा पा लिया। जब हम ग्रेट वैलियर क्लैन की ओर देख रहे थे उसकी इतनी सारी बातों को सुन सोहम कहता है क्या ग्रेट वैलियर क्लैन, तुम ये क्या कह रहे हो? तो वे बंदे बताते हैं अभी मैं तुमको केवल इतना ही बता सकता हूँ, यदि तुम और इसके बारे में जानना चाहते हो तो व्हाइट हॉर्स स्क्वाड में आ जाना। तुम्हारी जानकारी के लिए यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है, हम वापस नहीं आने वाले। इतना बोलकर वे जाने लगते हैं तो पीछे से सोहम कहता है क्या होगा अगर तुम सभी ने मुझे अपनी ओर करने के लिए इन सारी चीजों को बनाया होगा? तो वे बंदे बताते हैं उस केस में तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो, हमें अपने द्वारा कहे गए शब्दों की जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, यदि तुम हमारे पास आना चाहते हो तो वेलो ड्रैगन माउंटेन के चारों तरफ चक्कर लगाने की कोशिश करना। वहाँ पर एक जानवर है जिससे कि तुम पहले भी मिल चुके हो, वह उस एरिया में तुम्हारी खोज कर रहा है। मैं तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप को कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन वह अलग ही लेवल पर है, तुम उसे संभाल नहीं सकते। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारा नया स्वॉर्डमैन किसी जानवर के द्वारा मारा जाए। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वही सोहम उसकी बातों को सुन कहता है क्या एक जानवर, ये तो दिलचस्प है। इतना बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और एक सीरियस नजर के साथ कहता है मुझे कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। आगे हम योंग को देखते हैं जो कि अपनी डिलीवरी को देने के बाद वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है शुक्रिया, आप अपने खाने का मजा लीजिए। तो ये बंदे जिनके पास डिलीवरी आई होती है वे कहते हैं लगता है कि वह काफी बिजी है। वहीं हम योंग को देखते हैं जो कि काफी स्पीड में अपनी दूसरी डिलीवरी को देने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में कोई दिखता है जो कि उसी का इंतजार कर रहा था और वह पर्सन कोई और नहीं सोहंग होता है, जो देख योंग भी एक पल के लिए चौंक जाता है। जबकि सोहंग बस उसे ही देखे जा रहा था। योंग उसके काफी पास पहुंचकर अपने ब्रेक को काफी स्पीड में मारता है और तुरंत ही वहां से एक जोरदार छलांग मारते हुए सोहंग पर अपने अटैक को करते हुए कहता है तो तुम दोबारा यहाँ पर हो, इस बार मैं तुम्हें बचकर यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जो सुन सोहंग भी कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं। इसी के साथ ही वो दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से टकराते हैं, जिसके कारण उस पूरी जगह पर लाइट ही लाइट हो जाती है और पूरी जमीन तबाह हो जाती है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होती है।